अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन विद डॉक्टर सना अदनान। आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है इन अ सेंस कि आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड न्यूट्रिशन और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। जैसा कि आजकल देखने में आया है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं वो आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल बॉटल मिल्क की वजह से जो डिजीज़ सामने में आ रही हैं, कुछ एलर्जीज़ बच्चों में बहुत अर्ली एज से डेवलप हो रही हैं, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हाईलाइट करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे चाइल्ड न्यूट्रिशन और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, और हम ये जानना चाहेंगे, अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम करके अपने बच्चों में न्यूट्रिशन बहुत अच्छी सी करवा सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग वाली चीज़ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं और डॉक्टर से और इनसे इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर शीनी, कैसी हैं आप? अपने बारे में बताइए। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक। इसके अलावा अपना क्लिनिक भी हम करते हैं दारुल सेहत हॉस्पिटल में, वहाँ प्राइवेट क्लिनिक है, और पिछले तकरीबन 15 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। ठीक है। अच्छा, जैसे आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इन अ सेंस के ब्रेस्ट फीड क्यों ज़रूरी है और चाइल्ड न्यूट्रिशन के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवाना ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, ये तो हमें पता है कि माँ का दूध सबसे बेहतरीन दूध है, और हमारे यहाँ माँ के दूध के बारे में जो इन्फॉर्मेशन या जो अवेयरनेस लोगों में है वो इतनी अच्छी नहीं है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि माँ के दूध से ज़्यादा जो डब्बे के दूध जो कमर्शियली अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनसे बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि माँ के दूध में वो अफादियत है जो ऊपर के दूध में नहीं है। इसमें एक तो सबसे आसानी ये है कि पिलाना बहुत आसान है, सफाई का मुश्किल नहीं होती है, सफाई का ख्याल नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़, इसमें जो अपनी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो माँ के वजह से दूध में आती हैं, वो बच्चे को अगले 6 महीने तक काफ़ी बीमारियों से बचाती हैं। इसके अलावा इसमें जो फ़ैट कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो ऊपर के दूध से मुख्तलिफ होता है। ये दूध हल्का होता है, जल्दी हज़म हो जाता है, बच्चे को भूख अच्छी लगती है और बच्चे की अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है बिल्कुल। और लोगों में ये चीज़, तो हम किस तरह से लोगों को इस तरफ मोटिवेट करें कि ब्रेस्ट मिल्क जो है, ब्रेस्ट फीड जो बच्चे की एक फर्स्ट ग़िज़ा होती है, बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मुश्किलात पेश आती हैं स्टार्ट जब एक माँ बनती हैं और उन्हें ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो उसमें क्या काउंसलिंग सेशन हमारे प्रायर होने चाहिए या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है? काउंसलिंग असल तो शुरू हो जानी चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट जो बच्चा की डॉक्टर होती हैं, और जब वो डॉक्टर के बाद विजिट कर रही होती हैं तो शुरू से ही एंटीनेटल में ही माँ को समझा देना चाहिए कि माँ के दूध की क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह उनको आगे कंटिन्यू करेंगी। पैदाइश के फ़ौरन बाद जो होते हैं, जब बच्चे के डॉक्टर विजिट करते हैं और बच्चों को देखते हैं, तो उनका काम होता है कि वो माँ को और फैमिली को काउंसल करें कि माँ के दूध के फ़ायदे ज़्यादा हैं बनिस्बत ऊपर के दूध के। जो शुरू के 24 घंटे या 2 दिन 48 आवर्स में जो दूध आता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसकी बहुत अफादियत है, उसमें बहुत ताकत होती है, और वो अमूमन नहीं पिलाया जाता क्योंकि मदर को तकलीफ़ होती है, माँ खुद तकलीफ़ में होती है, तो फिर उस वक्त ऊपर का दूध लगा दिया जाता है या बॉटल का दूध दे दिया जाता है। समझाने की और काउंसलिंग की ज़रूरत वो शुरू का टाइम होता है जब बच्चा फ़ौरन पैदा होता है और डॉक्टर और माँ का कांटेक्ट होता है, तो उनको समझाया जा सकता है कि उसके फ़ायदे हैं, माँ के लिए आसानी है, माँ लेटे हो बैठी हो दोनों पोजीशन में आराम से दूध पिला सकती है, बनाने की जो एक मरहला है उससे बच जाता है, और जो माँ के दूध के सारे फ़ायदे हैं वो उस बच्चे को मिल जाते हैं। और जितना जल्दी शुरू करते हैं माँ पिलाना, उतना अच्छा प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, प्रोडक्शन अच्छी होती है, मिल्क की इंक्रीज होती है। अच्छा, हमने देखा है कि कुछ मेडिकल इमरजेंसीज ऐसी होती हैं या फर्स्ट टाइम जब कोई मदर बनती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और लोग फिर थक हार के बॉटल फीड की तरफ चले जाते हैं, तो उस वक्त क्या काम होता है एक पीडियाट्रिशियन का या एक गायनेकोलॉजिस्ट का, किस तरह से उन्हें कन्विंस करना चाहिए? अगर उस लम्हे बच्चे माँ का दूध नहीं आ रहा या माँ कोई ऐसे मरहल में है कि जिसकी वजह से वो नहीं पिला सकती, या बच्चा नर्सरी में होता है एडमिट, तो ऐसी सूरत में
माँ का दूध या तो निकाल के दिया जा सकता है, जिसको हम ड्रॉपर से पिला देते हैं, या फिर ऊपर का दूध कप एंड स्पून या ड्रॉपर के ज़रिए पिलाया जा सकता है। फीडर का इस्तेमाल या फीडर की निपल को जब बच्चा मुंह लगा लेता है तो फिर वो माँ की निपल को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है उसको। तो उस टाइम पे जिस वक्त बच्चा नर्सरी में होता है, या अगर माँ नहीं संभाल सक रही है और घर का दूसरा फ़र्द संभाल रहा है, तो वो आराम से दूध, जो ऊपर का दूध है, वो कप एंड स्पून से पिला ले, प्याली चम्मच से पिला ले, जिसमें कोई बच्चे को कोई ऐसा मसला भी नहीं होगा और दूध भी इसको मिल जाएगा। उस दौरान में माँ का दूध आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि अगर जो बच्चे हम अगर स्पून फीडिंग से वो देना शुरू करें तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते। उस सूरत में फिर जब मदर्स घर जाती हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम फेस आती है तो उस वक्त हमने देखा है कि लोग घबरा के हॉस्पिटल जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, हमें ये मुश्किल हो रही है। वो टाइम होता है कि जिस वक्त माएँ जब लगाती हैं अपने दूध से तो बच्चा पकड़ना नहीं सीखता है, लेकिन जब मुतवातर उसको लगाया जाएगा, हर घंटे घंटे से लगाएंगे, तो उससे बच्चे को सकिंग भी आ जाती है और माँ का दूध आना भी शुरू हो जाता है। लेकिन उस दौरान में जब माँ का दूध लगाने के बाद अगर बच्चे की नीड पूरी नहीं हो रही है तो फिर हम ऊपर से कप एंड स्पून, ड्रॉपर फीड या सिरिंज के ज़रिए उसको दूध दिया जा सकता है। क्या बेनिफिट्स हैं मदर फीड के, क्यों करवाना ज़रूरी है? और जो आजकल जैसे आप भी देखती होंगी कि आपके पास आते हैं बच्चों में, आप क्या क्या चीज़ें देख रही हैं, कौन सी एलर्जीज कॉमन हो गई हैं बॉटल मिल्क की वजह से? बॉटल से एक तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा है, क्योंकि फीडर को साफ़ करना, निपल को साफ़ करना, फिर उसमें दूध, चम्मच, पानी, सारी चीज़ों से इंटरेक्शन होती है, वो सब इन्फेक्शन का रेट बढ़ा देती है। दूसरी चीज़ होती है कि माँ का दूध हर वक्त इजीली अवेलेबल होता है, पिलाना आसान है, बनाने का जो एक मरहला होता है उससे माएँ बच जाती हैं, टाइम कम वेस्ट होता है, स्टोर करने की प्रॉब्लम नहीं होती है। अमूमन होता है कि लोग दूध बनाते हैं, थोड़ा आधा पिलाया आधा रख देते हैं, मौसम हमारा गर्म है, बाहर रहता है, ख़राब होता है, वो बच्चे को दूसरा दफ़ा दे दिया जाता है, जिससे बच्चे फिर उनको उल्टियाँ और मोशन लग जाते हैं। माँ के दूध में ये मसला नहीं है, हर वक्त अवेलेबल होता है, एक ही टेम्परेचर पे होता है और बिल्कुल फ्रेश होता है और उसमें हर तरह की ग़िज़ाइयत मौजूद है। ऊपर के दूध में फ़ैट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा देर पेट में रहता है, जिससे पेट में भारीपन होता है और भूख बच्चे को फिर कम लगती है। ऐसे बच्चे जो ज़्यादातर टॉप फीड पे होते हैं उनका फिर वेट गेन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि दूध में फ़ैट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो हमारे आजकल जो एक रुझान है वो ओबेसिटी की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उसकी फिर एक वजह ये वाले दूध भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, किस एज ग्रुप तक का हमें ब्रेस्ट फीड करवानी चाहिए बच्चों को, और किस एज के बाद हमें लगता है कि हमें सॉलिड और वीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए? पैदाइश के आधे घंटे के बाद से माँ का दूध शुरू करना है और 2 साल तक चलना चाहिए। 4 से 6 महीने का वो टाइम होता है जिसमें माँ का फीड थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी उस टाइम पे हम ऊपर की ग़िज़ा ऐड कर सकते हैं, जब चौथा महीना ख़त्म होकर 5वां लगता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो हम 6 महीना कहते हैं कि सिर्फ 6 महीना माँ का दूध दें, उसके बाद ऊपर की ग़िज़ा दें। लेकिन अगर किसी वजह से माँ का दूध कम हो रहा है या उस पर बच्चे की भूख अच्छी है तो फिर हम उसकी वीनिंग डाइट या जो ऊपर की ग़िज़ा है वो हम फिर 5 महीने पे शुरू कर सकते हैं। कौन सी इनिशियल बेसिक ऐसी डाइट है जो घर में हमारे पास चावल हर घर में मौजूद होता है, चावल की खीर बनाई जा सकती है, चावल बॉईल करके दे सकते हैं, खिचड़ी बनाई जा सकती है, केला हर घर में होता है, केले को मैश करके वो दिया जा सकता है। पहले दिन में एक दफ़ा शुरू किया जाता है, एक आध हफ्ता एक दिन एक दफ़ा देते हैं, जब पेट टॉलरेट करने लगता है तो फिर आप उसको 2 दफ़ा फिर 3 दफ़ा पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने देखा है कि वीनिंग जब बच्चा स्टार्ट करता है तो बहुत ज़्यादा किसी बच्चे को वॉमिटिंग्स होती हैं या डायरिया होता है। एट टाइम्स हमने देखा है कि बनाना से भी बच्चों को कुछ एलर्जी सॉर्ट ऑफ होती है या मोशंस आते हैं, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अमूमन हमारे यहाँ जब ऊपर का ग़िज़ा ठोस ग़िज़ा शुरू की जाती है तो वो या तो अंडा दे दिया जाता है या गंदम की चीज़ें जिसमें सूजी है या साबूदाना है ये शुरू कर दिया जाता है। आइडियली कहा जाता है कि इन चीज़ों को थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस किया जाए, 7 to 8 मंथ पे। चावल की चीज़ें ऐसी होती हैं जो अमूमन देने से बच्चे का जो पेट है वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेता है और मोशन और डायरिया नहीं होता है। केले का किसी बच्चों में होता है कि जब वो एक्सेसिव खिला दिया जाता है, या अगर एक बच्चे को आधे केले की ज़रूरत है उसको पूरा या 2 केले खिला दिए जाएँ तो फिर इन्फेक्शन या फिर कोई उसकी जो निज़ाम हज़म है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन एलर्जीज पे अगर हम बात करें तो आजकल जो पैक्ड टिन फूड्स हैं या रेडीमेड जो मील्स हैं
इनका ट्रेंड भी बहुत बढ़ गया है, बहुत है आजकल। वो एप्पल प्यूरीज और ये सब आजकल बहुत दे देते हैं। तो ये क्या सब देना ठीक है? जब हमारे मुल्क में हर चीज़ फ्रेश अवेलेबल है, अगर एप्पल है तो हम घर में उसकी मुरब्बा आराम से बन सकता है घर में। चावल है, उसकी खिचड़ी बन सकती है। हर तरह की जो चीज़ें जो डब्बे में पैक्ड होती हैं वो बाहर के मुल्कों के लिए होती हैं और वो हमारे यहाँ आती हैं और कितने दिन स्टोर में रहती हैं हमें नहीं पता कि उसकी कितनी अफादियत होती है। और अमूमन वो बच्चे खाने के बाद उनमें प्रॉब्लम्स होता है, किसी को डायरिया होता है, किसी को एलर्जीज़ होती हैं, रैश निकल आता है। कुछ ऐसे टिन फूड्स होते हैं जिसमें एग का कंटेंट ज़्यादा होता है तो उससे एग एलर्जीज़ होने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमारे बच्चों को आदी नहीं होती, जो बेरीज होती हैं वो खाने से कुछ बच्चों को एलर्जी डेवलप हो जाती है। तो आइडियली ये किया जाता है कि जो आप अपने घर में बनाते हैं, जैसे पहले ज़माने में बनाया जाता था, वो घर की चीज़ें बना के देने से उसकी खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ज़्यादा होती है और सफाई सुथराई भी ज़्यादा होती है। चाइल्ड न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, रिकेट्स। तो उसमें जो आपके पास बच्चे आते हैं तो कौन सा एज ग्रुप होता है स्पेसिफिकली और क्या प्रेजेंटेशन होती है? यूजुअली जो हमारे पास विटामिन डी डेफिशिएंसी वाले बच्चे आते हैं वो अंडर 2 इयर्स होते हैं, क्योंकि शुरू से माँ के दूध पे होते हैं। जब जो बच्चे माँओं के दूध पे होते हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम शुरू से बर्थ से ही विटामिन डी उनकी डाइट में ऐड कर देते हैं। दूसरा, माएँ जो दूध पिला रही होती हैं उनको भी विटामिन डी लेना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ों का माँओं को पता नहीं होता है तो फिर वो आस्ते आस्ते विटामिन डी डेफिशिएंट होने लगते हैं। दूसरा, बच्चों का बाहर ज़्यादा जाना, सनलाइट से एक्सपोजर कम होता है। हमारी माँओं की डाइट में भी बहुत सी विटामिन डी कम होता है, कमी होता है। तो ये ज़्यादातर ये अंडर 2 इयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें ज़्यादातर बच्चे वल्नरेबल हैं जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। और क्या किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? एट टाइम्स तो पता ही नहीं चलता बहुत सारे लोगों को, या आजकल जैसे फूड एलर्जीज की वजह से कुछ फूड कंटेंट से जो एलर्जी होती है नहीं पता होता कि एग से हो रही है, योगर्ट से हो रही है, तो वो किस तरह से? उसमें ये होता है बच्चों के दांत देर से आ रहे होते हैं, बच्चे चलना देर से शुरू करते हैं, या जब चलने लगते हैं तो उनकी जो पैर हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं और उनमें कर्व आ जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में बोइंग कहते हैं। सर का साइज़ कुछ बच्चों का बड़ा होना शुरू हो जाता है, या सामने की जो माथा है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो और हाथों जो कलाई की हड्डियां हैं वो हम एज अ डॉक्टर जब उसे देखते हैं तो हमें वो ज़्यादा नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा फूली भी लगती हैं। ज़्यादातर जो माएँ कंप्लेन में आती हैं वो यही कि दांत नहीं निकले, 9-10 महीने हो गए एक भी दांत नहीं निकला है, या बच्चा अब तक खड़ा नहीं होता, 1 साल का हो गया, 1.25 साल का हो गया, खड़ा नहीं होता या देर से चलता है। तो ऐसी चीज़ों में फिर हमें विटामिन डी के असरात नज़र भी आते हैं और फिर हम उसको टेस्ट करा के मालूम कर देते हैं। कि जैसे आपने बताया कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं उनको हम शुरू से ही विटामिन डी, शुरू से जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आजकल बॉर्न हो रहे होते हैं हम उनको पहले ही महीने से विटामिन डी ऐड कर दिया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से, और काफ़ी टाइम बाद उन्हें 1 साल के बाद जब ये चीज़ सामने आ जाती है, जब उन्हें पता चलता है, जब वो डॉक्टर के बाद कभी 3-4 महीने में कभी आए किसी चीज़ के लिए तो उन्हें पता चलता है कि ये ड्रॉप्स देने हैं। सही है। इसके अलावा हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में डेंटल टूथ डेके जो है और डेंटल कैरीज, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा, इसकी क्या रीज़न है? उसकी भी यही कि हमारी जो डाइट में फ्लोराइड और सब चीज़ें हैं वो बहुत कम है, और विटामिन डी की कमी से भी डेंटल कैरीज हो जाती हैं। तो विटामिन डी की असेसमेंट डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो जल्दी हो जाती है, और अगर ऐसी कोई असरात नज़र आए कि दांत देर से निकल रहे हैं या बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है तो एक दफ़ा जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर मुआयना कराएं। इसके अलावा अगर हम देखें आयरन डेफिशिएंसी पे, आयरन बिल्कुल है, जिस तरह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो बहुत से बच्चे आजकल हम देखते हैं उनकी रंगत एक नॉर्मल पिंक बच्चे की नहीं होती है। दूसरा, बच्चों का चिड़चिड़ापन, इनअटेंशन, स्कूल में सही नहीं पढ़ रहे होते हैं, या बार बार रोना, थकावट, खाने के वक्त इंटरेस्ट नहीं होना, पढ़ाई के वक्त इंटरेस्ट नहीं होना। तो ये बेसिकली आयरन की कमी से ये सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन डॉक्टर श्री हमने देखा है कि वर्म्स की जो एक शिकायत होती बिल्कुल है, हाँ, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। क्योंकि हमारे बच्चों में ये भी है कि वो मट्टी खाते हैं, पेंट खाते हैं, पेंसिल खा लेते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं कि जब आयरन डेफिशिएंसी शुरू होती है या आयरन की कमी होती है तो बच्चे अपना आयरन इस तरह पूरा करते हैं कि वो
मट्टी खाते हैं या पेंट उखाड़ के खा लेते हैं, फर्नीचर का पेंट खा रहे होते हैं। तो जब ये चीज़ें नज़र आएँ तो हमें फ़ौरन अपने वालिद से रब्ता करना चाहिए। और जब ये पेंट और ये सब चीज़ें खाते हैं तो वो अंडे उनके पेट में जाते हैं, जो आगे जाके पेट में कीड़े बन जाते हैं। और फिर जो बच्चा खाता है वो कीड़े उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो बच्चे का वेट इतना अच्छा नहीं बढ़ता, जबकि भूख अच्छी होती है। लेकिन आजकल हमने देखा है कि बच्चों में खाने की तरफ रुझान ये बहुत कम हो गया कम हो गया। और थोड़ा सा आप मैं चाहूँगी कि आप इस पे बात करें कि जो WHO की एक रिकमेंडेशन आई है कि 5 इयर्स वो ऐसा है कि बच्चों को करवाना चाहिए डीवर्म। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो साउथ एशियन बच्चे हैं उनकी रिकमेंडेशन है कि उनको हर 6 महीने में डीवर्म करना, यानी कीड़े निकालने की दवाएं देनी है। और अगर किसी बच्चे के कीड़े हैं तो फिर उसको हर 3 महीने में डीवर्म करना है। दूसरा, जो हमारे बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं अंडर 1 ईयर, उनको जिस तरह हम विटामिन डी देते हैं उस तरह हम उनको 1 महीने के बाद आयरन और विटामिन भी ऐड कर दें, ताकि जो चीज़ें उनकी डाइट में नहीं होता है कम से कम दवाइयों के ज़रिए मिल जाए। दूसरा, हमारे यहाँ ये एक बहुत रुझान है कि बच्चों में चिकन और चावल और इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे जो फोर्टिफाइड आटे होते हैं वो आटा वो नहीं इस्तेमाल करते। गोश्त का इस्तेमाल, लाल गोश्त का इस्तेमाल वो बहुत कम होता है। हरी सब्ज़ी का इस्तेमाल बच्चों में कम होता है। तो बच्चे ज़्यादातर आजकल जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, नूडल्स हैं और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो कि सिर्फ आटा है और उसमें वो ताकत नहीं है। तो आयरन कंटेनिंग डाइट बच्चों माँओं को समझाना है कि बच्चों को शुरू से दें, ताकि वो यूज्ड टू भी हो और आगे जब आप चल के उनकी ठोस ग़िज़ा शुरू करते हैं तो उसमें आयरन कंटेनिंग डाइट्स ऐड कर दें। जैसे कीमा है जो आसानी से मिलता है, हर डाइट में ऐड किया जा सकता है, वो भी देना चाहिए, करना चाहिए। सही है। इसके अलावा हम बात करें कोविड बच्चों में आप किस तरह से देखती हैं, बच्चों में क्या रेशो देखने में आ रहा है, क्या सिम्टम्स हैं? कोविड के केसेस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बच्चों में तो बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बच्चे सिम्टम्स कम देते हैं, वो कैरियर ज़रूर होते हैं। अगर उन घर में किसी को है, बड़े को, और बच्चा उनसे एक्वायर करता है या बाहर कहीं जाता है और एक्वायर करता है, तो वो सिम्टम्स इतने ज़्यादा उसमें नहीं आते। बहुत से बहुत फीवर आएगा, 2-3 दिन होगा, हाई ग्रेड होगा, फिर बेहतर हो जाएगा। नज़ला हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है। बहुत कम केसेस हमें मिले हैं कि जिनमें चेस्ट एक्सरे बहुत ख़राब हुआ है या बहुत जो एक मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट जिसमें रैशेज़ और बाकी चीज़ें होती हैं, वो सिवियर केसेस आए हैं, लेकिन कम केसेस आए हैं। लेकिन बच्चे ट्रांसमिशन का एक सोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं और वो अपने बड़ों को ट्रांसमिट करते हैं। और अमूमन वो घर जिसमें कि बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं और उनसे ये बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, तो ये फिर उनमें ट्रांसमिट होता है और फिर वो बड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा है कि बड़ों में वेरिएंट जो कोविड का है वो जीआई अपसेट के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों में भी है। हमारे पास आए हैं जिनमें डायरिया वॉमिटिंग के केसेस आए थे और जब उनका कोविड कराए तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इस दोनों तरह से सांस यानी रेस्पिरेटरी और जीआई दोनों तरह की सिम्टम्स हमको मिल रहे हैं बच्चों में। तो बच्चों में जब आप रिकमेंड करती हैं तो कोविड टेस्ट करवा रहे हैं, नेजल स्वैब या थ्रोट स्वैब या अमूमन बच्चों में जब कहा जाता है और समझाया जाता है तो कुछ माँ बाप करवा लेते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि हम ये टेस्ट ना कराएं, लेकिन नेज़ल पीसीआर जैसे बड़ों का होता है वैसे ही बच्चों का भी होता है। ठीक है, और सिम्टम्स आप नॉर्मली को जो कोई भी वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं जिसमें चेस्ट ख़राब होता है, नज़ला, ज़ुकाम, फीवर होता है, बच्चा खाना पीना कम कर देता है, वही वाले सिम्टम्स किसी भी वायरल इन्फेक्शन के, वही कोरोना के भी सिम्टम्स। सही है। अच्छा, वैक्सीन जैसे एडल्ट वैक्सीन आई है तो क्या इस तरह से बच्चों की भी आएगी वैक्सीन? और बच्चों अभी फाइज़र के कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, मॉडर्ना के भी चल रहे हैं बच्चों में। अभी सेकेंड स्टेज पे हैं, वो सेकेंड स्टेज ट्रायल्स हैं, अभी थर्ड ट्रायल नहीं हुआ है। होने के बाद हमें पता चलेगा। फाइज़र के हैं जो अबव 16 लग सकता है, बाकी जितनी भी वैक्सीन हैं वो सब 18 साल से ऊपर की हैं। अच्छा, तो मतलब वो 1 till 10 तक अभी तक नहीं, लेकिन अभी जो हमारी जो तीसरी लहर आई है उसमें पंजाब में बहुत से केसेस बच्चों के आए भी हैं और डेथ्स भी हुई हैं लाहौर में। बहुत अच्छी बात बताइए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग जानना चाहेंगे कि क्योंकि वैक्सीन अब जैसे जैसे 50+ की आई है, फिर अब 40+, तो बच्चों के लिए या टीन्स के लिए भी प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ दिस ईयर में भी शायद अगर ट्रायल्स पूरे हो जाते हैं तो शायद आ जाए। लेकिन मेन चीज़ जो हमारा है, चाहे वैक्सीन हम लगाएं या ना लगाएं, जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं, बड़ों के लिए भी और बच्चों। 2 साल से ऊपर के बच्चे आराम से मास्क भी पहन सकते हैं
और सोशल डिस्टेंसिंग भी उनको करानी चाहिए बहुत ज़्यादा, जहाँ हुजूम हो वहाँ नहीं जाना चाहिए बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर शीरी ने। मैं चाहूँगी कि आप एक हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस दें कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, और चाइल्ड न्यूट्रिशन के हवाले से कि बच्चे जो हम देखते हैं पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, बच्चों की हेल्थ खराब हो रही होती है, और बिल्कुल जब देखते हैं कि रिकेट्स में हम एंड उस पर जब आ जाता है, जब पहुँचते हैं, तो किस तरह से क्या ऐसे मेन सिम्टम्स हैं कि उन्हें देख के उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चों में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चे का खाने का शौक है कि नहीं है। कुछ बच्चे जो ज़्यादातर रोना, चिड़चिड़ापन, खाने में इंटरेस्ट नहीं लेना, ये अमूमन हमारे पास आयरन की कमी के असरात नज़र आ रहे हैं। खड़े देर से होना, चलने में दुश्वारी, या आपको लगे कि सर का साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा है, ऐसी सूरत में फ़ौरन हमें अपने वालिद से रब्ता करना चाहिए, ताकि जो सिम्टम सामने आ रहे हैं उन्हें फ़ौरन पिक कर लिया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीरी हमारे साथ थी। बहुत अच्छी डिस्कशन रही चाइल्ड न्यूट्रिशन और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। डॉक्टर शीरी हमारे पैनल में मौजूद हैं हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन्हें दिखा सकते हैं, और फिजिकली भी अगर दिखाना चाहें तो दारुल हॉस्पिटल में ओपीडी करती हैं, तो वहाँ पे आप जाके इनको दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।